नेक्स्ट हेडिंग लिखें आहार। आहार के बारे में आचार्य चरक ने कहा कि आहार मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो पुनः अग्नि बल अपेक्षणी। अग्नि बल के अनुसार आहार की मात्रा कभी फिक्स नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमको 4 रोटी खाना है, हमको 5 रोटी खाना है। आहार की मात्रा अग्नि बल के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कोई अगर 2 रोटी खाने के में आसानी से पचा सकता है तो उतना ही उसको खाना चाहिए। पता चले 4 रोटी खाने की आपकी क्षमता है और आप 6 रोटी खा जाएंगे तो पूरा अपच हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। इसीलिए आहार की मात्रा क्या है, अग्नि बल के अनुसार। अग्नि बल के अनुसार तो जो मात्रा भोजन करने के बाद प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए, प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए तथा यथा समय पच जाए। तो अग्नि बल के अनुसार जो हम लोग मात्रा प्रयोग करते हैं उसमें जो मात्रा प्रकृति यानी कि जो आपका वातज पित्तज कफज प्रकृति है, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट है आहार को कितना खाना चाहिए, तो त्रिभाग सौहित्यम या अर्धभाग सौहित्यम। सौहित्यम और अर्ध सौहित्यम। तो ये गुरु आहार जो भारी भोजन है, ये भाग का मतलब तिहाई या अर्ध यानी कि आधा भाग। जैसे किसी का उदर एब्डोमेन स्टमक है, ये स्टमक में अगर किसी को आहार खाना है तो उसे 1/3 जैसे इसके 3 हिस्से अगर कर लें, ये 3 हिस्से तो उसको 1/3 हिस्सा भारी आहार। या फिर वो क्या करे, आधा यहां तक खा सकता है, आधा भाग, पूरा भर के उसे नहीं खाना है। तो त्रिभाग सौहित्य का मतलब होता है जितने में उसे कोई परेशानी ना हो। तो त्रिभाग सौहित्यम या अर्धभाग सौहित्यम। और लघु आहार के लिए कहा गया है ना अति सौहित्यम, ना अति सौहित्यम, यानी कि बहुत अधिक नहीं खाना है।
बहुत अधिक नहीं खाना है। और कितना खाना है। नेक्स्ट है, गुरु द्रव्य क्या है और आहार द्रव्य क्या है। नेक्स्ट है, गुरु द्रव्य, गुरु द्रव्य का अगर हम लोग भौतिक कंपोजिशन देखेंगे तो गुरु द्रव्य सोम, सोम मतलब जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है गुरु द्रव्यों में। अगर इसके एग्जाम्पल देखें कि गुरु द्रव्यों के होते हैं तो इसमें जैसे उड़द, मास, मास का मतलब होता है उड़द, दूध, दुग्ध एवं दुग्ध के विकार। दुग्ध के विकार का मतलब होता है जैसे पनीर हो गया, छेना हो गया आदि, दही हो गई। ठीक है, तो ये दुग्ध के विकार कहलाते हैं, तो ये सब भारी द्रव्यों में आते हैं। इसके अलावा तिल है, आनूप मास, आनूप मास, पिष्ठी, पिष्ठी जो चावल का आटे के लड्डू नहीं बनाए जाते हैं, पेड़ा जिसको चावल के आटे के, पीठी उसे कहते हैं पिष्ठी। तो ये सब चीजें जो होते हैं वो भारी द्रव्यों में आते हैं। अगर हम लघु द्रव्यों की बात करें तो लघु द्रव्य जल, सॉरी, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं। अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में जैसे साठी चावल, साठी यानी सस्ती चावल, साली चावल, सारी चावल, मुग्ध, मुग्ध मतलब मूंग की दाल, मुग्ध, लावक पक्षी का मांस, लावक, लावा पक्षी जो छोटा वाला पक्षी होता है। इसके अलावा कपिज्जल, लावक के बाद में कपिज्जल, कपिज्जल मतलब गौरैया वगैरह, और ऐण, ऐण का मतलब होता है हिरन वगैरह, ऐण मतलब हिरन वगैरह, और सस, सस का मतलब होता है खरगोश।
सरभ, सरभ, ये भी हिरण का जो 12 सिंघा होता है उसे सरभ बोलते हैं। और संभर, संभर जो है ये भी सांभर हिरण ही, ये क्या है, सब लघु है। सब लघु। तो इन सभी जितने भी ये प्राणी हैं इनके मांस हल्के होते हैं। सांभर मतलब वो सांभर नहीं जो आपको डोसा के साथ मिलता, वो वाला सांभर नहीं। सांभर मतलब यहाँ हिरण का एक भेद होता है सांभर। तो इसमें जो लघु द्रव्य होते हैं ये अग्नि का संक्षुड़न करते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लघु द्रव्य अग्नि का संक्षुड़न, संक्षुड़न यानी कि बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले होते हैं। सरफ जो होता है वो सब हिरण के भेद ही होते हैं। हिरण भी कई प्रकार के होते हैं ना, एक बारहसिंगा होता है, एक चितकबरा हिरण होता है। तो हिरण की जितनी भी प्रजाति हैं वो सरभ, संभर, ऐड़, ये सब हिरण का। और सस मतलब जो खरगोश जो होता है, खरगोश का जो छोटा भाई चौगड़ा एक होता है वो होता है सफ, सस। नेक्स्ट लिखो, लगातार प्रयोग किए जाने वाले द्रव्य। लगातार किन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं? तो उसमें षष्ठी चावल, षष्ठी मतलब साठी चावल, साठी चावल, इसके अलावा साली चावल, षष्ठी चावल, साली चावल, मुग यानी कि मूंग की दाल, इनको लगातार आप खा सकते हैं डेली। उसके बाद में है सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा, यवान, जौ का आटा, आकाश का जल, आकाशी जल, दूध, दूध, सर्पी मतलब घी, और जांगल मांस रस, जांगल मांस, और मधु। ये इतने द्रव्य आप कंटिन्यू खाना चाहें, डेली खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। नेक्स्ट लिखें, लगातार ना खाने वाले द्रव्य या अभ्यास ना करने योग्य, अभ्यास यानी कि लगातार,
तो ये जो आहार है इनको कंटिन्यू प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि वल्लूर। वल्लूर का मतलब होता है सूखा मांस। इसके अलावा सूखे सब्जी, सूखे हुए साग, सालूक। सालूक को बोलते हैं कमलकंद। इसको डेली नहीं खाना चाहिए। विष, विष बोलते हैं कमल का डंठल, कमल नाल को। इसके अलावा कुर्चिका, कुर्चिका बोलते हैं जो मलाई की खुरचन होती है। पहले गांव में दूध जो है वो कंडे की आग पे धीरे धीरे पकाया जाता था, रेड कलर का एकदम हो जाता था, बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर वो दूध जो है उसकी मलाई वगैरह दही जमा देते थे, जमावा उसे बोलते थे। फिर उसको मथ के घी तैयार करते थे। तो जिस पतीले में या मिट्टी के बर्तन में वो दूध पकाया जाता था, उसमें नीचे मलाई थोड़ी सी चिपक जाती थी, जिसको एक सुक्ति आती थी, उससे खुरच खुरच के निकालते थे और उसको खाने में रुचिका। इसके अलावा छेना को, तो छेना जिसको पसंद है लगातार नहीं खाने चाहिए इसको। इसके अलावा वराह, सौकर, सौकर मतलब सुअर, गव्य, गव्य मतलब नीलगाय, और महिषी, महिषी मतलब भैंस का मांस भी लगातार नहीं खाना चाहिए। तो सुअर, गव्य, गव्य यहाँ पर जो है वो नीलगाय से है, और महिषी मतलब भैंस का मांस लगातार नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मत्स्य मतलब मछली भी लगातार नहीं खानी चाहिए। दही, उड़द, इन द्रव्यों को लगातार नहीं खाना चाहिए। एक यहाँ है यवक। ऊपर वाला जो है यव लिखा है ना, उसको यवान कर लो, यवान। तब आपको थोड़ा सा वो, इसका मतलब होता है जौ, यवान का। और जबकि जो यवक होता है इसका मतलब होता है गुजई। और यवक क्या होता है, जई जो होती है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इनको लगातार आप नहीं खाएंगे वरना शरीर में रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखें, ऐसे आहार का प्रतिदिन सेवन करेंगे जिससे स्वास्थ्य अनुवर्तन हो सके। स्वास्थ्य अनुवर्तन का मतलब होता है कि उसका
हेल्थ प्रमोट हो जाए। नेक्स्ट लिखें, मात्रा पूर्वक किए गए आहार से लाभ। मात्रा पूर्वक किए गए आहार से लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ होता है आपका बल, वर्ण और सुख और आयु बढ़ती है। बल, वर्ण, सुख, आयुषा, यानी कि बल, वर्ण, सुख और आयु बढ़ती, आयु बढ़ती है। तो ये मात्रा पूर्वक आहार करने से लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, स्वस्थ व्रत का वर्णन। स्वस्थ व्रत या दिनचर्या का वर्णन चरक सूत्र स्थान 5 में है, जबकि सदव्रत का वर्णन चरक सूत्र स्थान 8 में है। स्वस्थ व्रत और सद व्रत में क्या अंतर है? स्वस्थ व्रत मतलब आप अपनी सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, और सद व्रत मतलब जो आपका आचार होता है, अच्छी बातें बोलना, अच्छे काम करना। नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिनचर्या और ऋतुचर्या है। तो दिनचर्या यानी कि पर डे क्या क्या करना है। तो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो है दिनचर्या, वो आचार्य चरक ने जो बताई है वही है। तो उनके पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखो, हम लोग नोट्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें लिखेंगे, बाकी इसका पीडीएफ जो है वो हम शेयर करके पढ़ाएंगे कि अंजन में क्या बताया है और सब चीजों में बताया है। ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने अंजन बताया। पहले अंजन लगा लीजिए, क्योंकि सोकर उठने के बाद में बड़ा आलस सा लगता है, आंखें खुलती नहीं है। तो ऐसे यानी कि मुझ जैसे जो आलसी लोग हैं, उनको चरक ने कहा कि सबसे पहले उठ के आंखों में अंजन लगाएं। अंजन के लिए उन्होंने ये कहा, आचार्य चरक ने मुख्य रूप से 2 प्रकार के अंजन उन्होंने बताए। एक बताया सौवीरांजन, सौवीर अंजन, इसको नित्य प्रयोग करें। और दूसरा उन्होंने बताया रसांजन। रसांजन को श्रावणार्थ, पंच या अष्टरात्र प्रयोग करें। इसका मतलब समझो क्या होता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग बाहर जाते रहते हैं, मिट्टी सब आंखों में भर जाता है, तो आंखें एकदम चिपकने लगती हैं। तो रसांजन जो है उसी धूल मिट्टी को आंसू के साथ में बाहर निकालने के लिए श्रावणार्थ प्रयोग करते हैं। श्रवण मतलब बाहर निकल जाए। और इसका प्रयोग डेली नहीं करते हैं, 5वीं रात्रि में या 5 दिन बाद या 8 दिन बाद इसका प्रयोग करते हैं। बाकी हम लोगों ने जब रसशास्त्र पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग अंजन पढ़ लिए थे, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, सब उस समय पढ़ लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें,
नेत्र तेज स्वरूप होते हैं। तेज स्वरूप होते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि नेत्र में कौन सा पित्त रहता है। नेत्रों में कौन सा पित्त रहता है, जल्दी बताओ। सब भुला गए। ठीक है। अनुराधा ठाकुर, जब नेत्र में भ्राजक पित्त रहता है तो फिर त्वचा में कौन सा रहता है। त्वचा में भ्राजक रहता है, नेत्र में आलोचक रहता है। आंचल भी जो है कंफ्यूज हो गई। तो वही बात बताई चरक ने कि, अच्छा स्किन का बताइए, ठीक है, वेरी गुड। चरक ने वही बात बताई कि नेत्र जो होते हैं वो तेज स्वरूप होते हैं, अतः नेत्र में विशेष रूप से कफ का भय रहता है। अतः नेत्रों को विशेष रूप श्लेष्मा यानी कि कफ का भय रहता है। इसीलिए कफ नाशक जो है अंजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखें। नेत्रों में कफ नाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन चाहिए। दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से दिन में कफ कम रहता है। अब कफ पहले ही कम है, इसलिए कफ को निकालने के लिए अगर आप तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करेंगे तो फिर उससे नेत्रों को नुकसान हो सकता है। अतः कफ नाशक अंजन रात्रि में प्रयोग करें। कफ नाशक अंजन रात्रि में प्रयोग करें। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, धूमपान। पहले आंखों में अंजन लगाया, फिर उसके बाद में धूमपान करना है। धूमपान मतलब सिगरेट नहीं पीना है, पता लगे सोकर उठे और दो चार कस मारने लगे, सिगरेट नहीं पीना है। धूमपान का मतलब है मेडिकेटेड औषधियों से, यानी कि जो औषधियां युक्त सिगरेट होती है उसको सुलगाकर उसका धुआं पीना रहता है, तो उसको बोलते हैं धूमपान। धूमपान का नोट्स मैं लिखा दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें लिख रहे हैं धूमपान में वात कफ विकार में
वात कफज विकार में धूमपान का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखें, धूमपान योग्य आयु। धूमपान योग्य आयु यानी कि कितनी आयु में धूमपान करना चाहिए, तो वाग्भट जी कहते हैं 18 वर्ष पश्चात। 18 वर्ष पश्चात मतलब 18 साल और 18 वर्ष के बाद। जबकि सारंगधर जी कहते हैं 12 से लेके 80 वर्ष तक के किसी भी व्यक्ति को धूमपान करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धूमपान रात्रि में निषेध होता। रात्रि में धूमपान नहीं कराते। नेक्स्ट लिखें, एक टेबल बना लें धूमपान की, और एक तरफ लिखें आचार्य, धूमपान के भेद। धूमपान के भेद में आचार्य चरक की एक टेबल बना लें, एक टेबल आचार्य सुश्रुत की बना लें, और बस इतने पहले बना लें चरक और सुश्रुत की। धूमपान के भेद में आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं, और इसको याद रखें, एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था बीएसपी पार्टी। तो बी की जगह वी कर दीजिए, बीएसपी। वी फॉर वैरेचनिक, एस फॉर स्नेहिक, और पी फॉर प्रायोगिक। पी फॉर प्रायोगिक। ये 3 धूमपान के भेद बताए हैं आचार्य चरक ने। इसमें एक कॉलम और इसी के आगे लिख रहे हैं धूम नेत्र। धूम नेत्र की लंबाई, तो धूम नेत्र 24, 32, 36 यानी कि वैरेचनिक का होगा 24 अंगुल धूम नेत्र, स्नेहिक का होगा 32 अंगुल, और प्रायोगिक का होगा 36 अंगुल लंबा। 36 अंगुल लंबा धूम नेत्र। अच्छा, पहले 2 चीजें आप समझ लें क्योंकि कंफ्यूजन आपका होगा। 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है धूम नेत्र, और दूसरा शब्द होता है धूमवर्ती। धूम नेत्र एक शब्द होता है, एक शब्द होता है धूमवर्ती। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हुक्का पिए हैं अभी तक? किसी ने हुक्का पिया है? रेस्टोरेंट वगैरह में जाके हुक्का रखा रहता है तो पिया ही होगा। नहीं पिया है तो हम अभी आपको पिलवा रहे हैं, कैसे देखिए। वहां जो एक नली जैसी लगी रही होगी हुक्का पीने के लिए, जिसको आप हाथ में पकड़ के मुंह में रख के खींचते हैं, तो वो धूम नेत्र होता है। वो क्या है? धूम नेत्र है। और जिसमें वो धुआं निकलने वाली चीज, लोबान वगैरह जो भरा जाता है। देखो, वैसे तमाकू का हुक्का वो अलग है, लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में तमाकू का हुक्का नहीं बनता है, वहां पर सिंपल केवल धुआं वाला निकालने के लिए, फैशन के लिए बनाया जाता है। तो जिसमें औषधियां भरी जाती हैं वो धूमवर्ती है। देखो, आयुर्वेद में जो धूमपान होता है, जैसे धूमवर्ती जो होती है ये यौ के आकार की होती है। यौ
इस तरह का होता है, मतलब किनारों पे थोड़ा सा पतला होता है और बीच में जौ जो होता है वो मोटा होता है, ऐसे होता है। इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए जैसे एक बांस का नरकुल ले लो, जैसे ये बांस की नरकुल ले लिया, ये खोखला होता है, फिर खोखला होता है, फिर इसके ऊपर एक कपड़ा वगैरह या जो भी औषधियां चाहिए वो औषधियां इसके ऊपर इस तरह से लगाते रहते हैं, औषधियों को इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं, और प्रतिदिन इसको सुखाते हैं, लगाते हैं। तो 3-4 दिन में इसको लगा के सुखा के ये जो बांस बीच में है इसको निकाल देते हैं, तो ये खोखला सा हो जाता है। तो यही जो ये खोखला वाला पोर्शन है, ये जिसमें औषधियां लगी हुई हैं, उसे हम धूम नेत्र कहते हैं, और सॉरी धूमवर्ती कहते हैं। ये क्या कहलाता है? धूमवर्ती, जो कि 8 अंगुल के इसकी लंबाई होती है, यौ के आकार का होता है, और इसके आगे जो है एक पाइप जैसे और लगा देते हैं ऐसे, इसके आगे पाइप जैसा और लगा देते हैं ये। अब यहीं पर जो है मुख मुख में रखकर हम खींचते हैं धुआं यहाँ से, ये जो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आग लगा देंगे, मतलब, और यहाँ से जो धुआं होगा वो धुआं इस तरीके से आदमी, ये धुआं उसके मुंह में जाएगा। तो ये जो पोर्शन होता है जिसको आप मुंह में रख के खींचते हैं, ये कहलाता है धूम नेत्र। तो अभी हम लोगों ने जो 24, 32 और 36 अंगुल लंबाई पढ़ी वो धूम नेत्र की पढ़ी है। अब सोचो अगर धूम नेत्र नहीं लगाओगे तो धुआं जो है, उधर जो धुआं सुलग के आया है आपके मुंह में, हो सकता है उसका तापमान बहुत ज्यादा हो और आपका मुंह जल जाए। जैसे आप हुक्का देखे होंगे तो हुक्का के पाइप की लंबाई कितनी ज्यादा होती है, इसीलिए होती है कि ताकि मुंह में डायरेक्ट धुआं जो है गरम गरम ना पहुंच जाए, मुंह जल जाए। और या फिर पता लगे यहाँ से आग लगाया और ये सुलगते सुलगते आपने यहाँ पर मुंह लगा रखा है, तो पता लगे आपका मुंह ही जल जाए। तो इसीलिए आचार्यों ने क्या किया, धूम नेत्र बनाया और धूमवर्ती के पीछे लगाकर उसको मुंह में रखकर आप धुआं खींचिए, तो आपको धूम नेत्र और धूमवर्ती में अंतर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रायोगिक धूमपान पढ़ते हैं 36 अंगुल वाला, यही प्रायोगिक के नीचे आप लिख लीजिए, इसकी धूमवर्ती जो है, धूमवर्ती 8 अंगुल लंबी, ये केवल पॉइंट प्रायोगिक के लिए है, 8 अंगुल लंबी, यव के आकार की, अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ प्रमाण मतलब मोटाई इसकी अंगूठे की जितनी। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर प्रायोगिक वाले में। पहला पॉइंट क्या है कि 8 अंगुल लंबा धूमवर्ती होगा, यव के आकार की होगी, और अंगुष्ठ प्रमाण अंगूठे जितनी मोटाई होगी। तो ये चरक वाले कॉलम में हम लोग लिख रहे हैं। ये दिनचर्या का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मान चलिए 100% दिनचर्या वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर आइए सुश्रुत वाले में। सुश्रुत वाले में आपको क्या करना है कि इन्होंने 5 भेद बताए, वी, एस, पी, ये तो 3 बताए। इसके अलावा कासग्न यानी खांसी को दूर करने वाला, और वामग्न उल्टी को दूर करने वाला, कासग्न और वामग्न धूम भी बताया। और इसकी आगे इसकी लंबाई लिख लें, वी फॉर, फिर से यहाँ फुल फॉर्म लिख लें, वी फॉर वैरेचनिक, एस फॉर स्नेहिक, और पी फॉर प्रायोगिक। इसकी लंबाई इसके आगे लिख लें कि जो वैरेचनिक है सेम चरक जैसा ही है, 24 अंगुल का,
स्नेहित भी चरक जैसा ही है, 32 अंगुल का, लेकिन प्रायोगिक अंतर है। प्रायोगिक 48 अंगुल का बताया है। और कासग्न और वामग्न, कासग्न इन्होंने बताया 16 अंगुल का, और वामग्न भी इन्होंने बताया 16 अंगुल का। तो इनके एक तो प्रायोगिक की लंबाई ज्यादा बताई, और कासंग और वामग्न अलग बताया, जो कि 16 अंगुल का। इसके आगे एक चीज और लिख लें इसी टेबल में। सुश्रुत ने ये बताया कि वैरेचनिक धूम कब तक पिएंगे आप। मैं टेबल बना रहा हूँ, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं बाद में भूल जाओ कि ये क्या लिखा, ऊपर लिख लिया करो। अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टेबल में ज्यादा स्पेस नहीं है। तो इन्होंने ये बताया कि वैरेचनिक धूम तब तक पिएंगे जब तक दोष दर्शन न हो जाए। दोष दर्शनार्थ, यानी कि जब दोष दिखाई पड़ने लगे बाहर निकलते हुए, तब तक इसको पीना चाहिए। और इसके काल भी बताए कि 3 काल में आप इसको पी सकते हैं। चलिए वो बाद में लिखा दूंगा। जबकि दूसरा देखें, स्नेहिक वाला, अश्रु प्रवृत्ति, अश्रु प्रवृत्ति, आंखों से आंसू आने लगे तब तक इसको लेना चाहिए। जबकि प्रायोगिक वाला क्या करेंगे, 3 3 बार, 3 से 3 से 4 बार पीना चाहिए। 3 3 बार का कहने का मतलब क्या है, जैसे एक बार मुंह में पाइप लगाया तो 3 बार खींच लीजिए और फिर पाइप हटा दीजिए, तो ये एक बार आपका हो गया। फिर 3 बार खींचे, तो ऐसे करके आपको 3 से 4 बार आपको करना है, यानी टोटल 9 बार आपको पीना है, या 12 बार। जबकि कासग्न वाला ग्रासांतर पीना है। ग्रासांतर, एक बार एक निवाला खाया, फिर एक बार धूम पिया, फिर एक निवाला, इस तरीके से। और वामग्न वाला, किसी को अगर उल्टी करानी है तो उसको पहले तो आपको तिल, तंडुल, यवागु की तेल, तिल और चावल की यवागु जो है बनाकर पिला दें। पिलाने के बाद ये वाला पिलाएं तो उल्टी आसानी से आ जाए। कासग्न और वामक 16 अंगुल के, तो ये 5 भेद जो है वो सुश्रुत ने बताए। और 3 भेद चरक ने बताए। लेकिन सुश्रुत वाले कॉलम में नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी लिख लें। इन्होंने एक व्रण नेत्र भी बताया, व्रण धूपन, लेकिन इसको काउंट नहीं किया। व्रण धूपन को उन्होंने अलग से बताया, 5 में काउंट नहीं किया। व्रण धूपन, ये इसकी लंबाई बताया 8 अंगुल। जैसे किसी को घाव कहीं पर हो, उसमें अगर धुआं दिखाना हो, नीम की पत्ती का, करंज की पत्ती का, इनका धुआं जो है फायदा करता है घाव में, तो वो व्रण धूपन के लिए 8 अंगुल लंबी इन्होंने धूप नेत्र बताया। नेक्स्ट लिखे, देखो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि चरक ने प्रायोगिक धूमपान में क्या बताया, धूमवर्ती 8 अंगुल लंबी बताया। जबकि सुश्रुत वाले में लिख लो, प्रायोगिक में वहीं ब्रैकेट में छोटा सा लिख लो ताकि सारी टेबल एक जगह हो जाए। तो प्रायोगिक वाले में लिख लो कि इन्होंने बताया 12 अंगुल, 12 अंगुल लंबा सरकंडा, 12 अंगुल सरकंडा लेंगे।
12 अंगुल लंबा जो है सरकंडा लेंगे। और ये जो सरकंडा का मतलब क्या होता है, नरकुल जो होती है। और इसमें ये बताया लंबा तो 12 अंगुल लेंगे, लेकिन इससे 8 अंगुल लंबा 6 वस्त्र लपेट देंगे। देखो, ये केवल प्रायोगिक के लिए है, ध्यान रखना। आप लोग अलग से चाहे लिखना चाहें अलग से लिख लें। तो पहले पूरी बात सुनो। सुश्रुत ने क्या कहा कि जैसे पीछे धूमवर्ती बताई गई थी प्रायोगिक की 8 अंगुल है, तो 8 अंगुल ही सुश्रुत की वास्तविक देखें। लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने 12 अंगुल लंबा जो है नरकुल ले लिया, और उसके ऊपर 8 अंगुल लंबाई में सूती कपड़ा लपेट दिया। फिर उसके ऊपर इन्होंने मेडिसिन वगैरह लगाई। तो ये क्या है, धूमवर्ती। तो इसको ध्यान रखें। अगर सुश्रुत द्वारा पूछा जाए कि धूमवर्ती की लंबाई कितनी है, तो फिर 12 अंगुल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। प्रायोगिक वाग्भट और सारंगधर का लिखें। वाग्भट और सारंगधर ने वैरेचनिक के स्थान पर शोधन और तीक्ष्ण शब्द और स्नेही के लिए मृदु, ब्रंहण और मृदु, और प्रायोगिक के लिए प्रायोगिक के स्थान पर समन और मध्यम शब्द। केवल इन शब्दों का प्रयोग किया है, बाकी वर्णन जो है वो जैसे चरक ने किया वैसे ही किया है। नेक्स्ट लिखे, जैसे अष्टांग हृदय का लिखे। अष्टांग हृदय ने भी वीएसपी वैरिस्निक स्नेहित प्रायोगिक को 24, 32 और 40 अंगुल, और इन्होंने कासग्न को 8 या 10 अंगुल बताया। जबकि इसी के बगल में लिख लीजिए सारंगधर का। सारंगधर ने 6 भेद बताए। सारंगधर ने 6 भेद बताए धूमपान के। वैरेचनिक स्नेहित प्रायोगिक, इसको इन्होंने 24, 32 और 40 अंगुल बताया। जबकि कासग्न और वामग्न और व्रण धूपन, कासग्न को इन्होंने सुश्रुत जैसा ही 16 अंगुल बताया, लेकिन व्रण धूपग्न और वामग्न को इन्होंने 10 अंगुल बताया। मुख्य रूप से आप लोग चरक और सुश्रुत का याद रखेंगे, लेकिन सारंगधर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, धूमपान के काल। धूमपान के काल तो चरक ने बताए 8 काल।
मतलब ये 8 ऐसे समय हैं जिनके बाद आपको धूमपान कराया जा सकता है। जैसे नंबर 1, निद्रा से उठने के बाद, मतलब नींद से उठने के बाद कराया जा सकता है। नंबर 2, दातौन अगर कोई कर रहा है तो पेस्ट करने के बाद, दातौन के बाद। नंबर 3, वमन के बाद। नंबर 4, नस्य के बाद। नस्य मतलब नाक में औषधियां डालना, उसके बाद करा सकते हैं। और छींक छवतु, छवतु मतलब छींकने के बाद। नंबर 6, नहाने के बाद, स्नान के बाद। नंबर 7, अंजन के बाद। और नंबर 8, खाने के बाद, भोजन के बाद। ये 8 काल ऐसे हैं, इनके बाद आप धूमपान करा सकते हैं। जबकि यही बगल लिखे सुश्रुत ने थोड़ा सा अलग बता दिया है। थोड़ा सा क्या, उन्होंने लगभग जो है बताया यही है, लेकिन उन्होंने 12 काल बताए सुश्रुत ने, और अलग अलग बताया। जैसे नंबर 1, वैरेचनिक के लिए, कि वैरेचनिक धूमपान कब देंगे, तो उन्होंने बताया कि नहाने के बाद, स्नान, छर्दन, छर्दन का मतलब होता है उल्टी के बाद, और दिन में सोने के बाद, दिवा स्वप्न, इन 3 के बाद में आप प्रयोग करेंगे वैरेचनिक। क्योंकि इन तीनों के बाद में कफ बढ़ता है और वैरेचन से कफ निकलता है। फिर दूसरा है स्नेहित धूमपान का प्रयोग कब करेंगे, तो देखो वैरेचनिक वाले में कितने हो गए, 3 हो गए। और स्नेहित वाले में 5 काल ऐसे हैं जिनके बाद में आप धूमपान करा सकते हैं। उसमें से मूत्र त्याग, छवतु छींकने के बाद, हंसने के बाद, हसित, क्रोध के बाद, और मैथुन के बाद आपको स्नेही। क्योंकि स्नेह जो होता है वो शरीर की पुष्टि करने वाला होता है, और ये सारी बातों के बाद में शरीर थोड़ा ना थोड़ा क्षय हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 देखें, प्रायोगिक के बाद। प्रायोगिक के धूमपान 4 हैं। दांत धोने के बाद, दंत प्रक्षालन यानी कि मंजन के बाद, स्नान के बाद, भोजन के बाद, और शस्त्र कर्म के बाद। किसी की सर्जरी भी हो तो उसके बाद में प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धूमपान सेवन। धूमपान सेवन कितनी बार जो है धूमपान का प्रयोग करेंगे। चरक और वाग्भट जी कहते हैं कि वैरेचनिक वाला 3 से 4 बार कस मारना चाहिए, और स्नेहिक वाला 1 बार, और प्रायोगिक वाला 2 बार। तो इसको 312 करके याद कर लें। 312, VSP 312। चलो बस आज इतना ही, बाकी अब कल छुट्टी रहेगी, परसों पढ़ते हैं।